हेलो एवरीवन। सो आज ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड लेक्चर है। तो कल हमने देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, और फिर हमने पीरियोडिक टेबल थोड़ा सा देखा था कि पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, और फाइनली डी ब्लॉक एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। तो देखिए, आज हमको कुछ और चीज़ें पढ़ना है। जैसे हमको ये पता चल गया कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि उनका एटॉमिक रेडियस, ठीक, एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे इंक्रीज़ करता है या कैसे कैसे डिक्रीज़ करता है जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं। जैसे अलोंग द पीरियड ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है कि डिक्रीज़ करता है, ये सब चीज़ें पढ़ना है। फिर हमको आज दो बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस आज होगा। एक को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों जो ये टॉपिक है, और बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे हम। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले कल जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, कल हमने देखा था कि ये हमारे पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। मैंने कल बताया था डी और एफ ब्लॉक दोनों। अब क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से पोटेशियम वाले से, ठीक है। तो फोर्थ में, फिफ्थ में और सिक्स्थ में, ठीक है। तो फोर्थ फिफ्थ में तो सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, सिक्स्थ में भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ से एफ वाले भी स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो मेनली फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सिक्स्थ पीरियड में भी होते हैं, यहाँ से एफ वाले भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज इसके फर्दर हम पढ़ने जा रहे हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था पिछले वीडियो में, वो मैं अब यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए, हमको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं। तो ये रहा फोर्थ पीरियड, ये रहा फिफ्थ पीरियड, ये रहा सिक्स्थ पीरियड। अब ये क्या है, ये अभी ध्यान मत दीजिए, तो अभी इसको बताता हूँ मैं। तो देखिए, फोर्थ पीरियड में ये सारे एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के हमारे। स्कैंडियम से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जिंक पे ख़त्म होता है, ठीक। ऐसे ही फिफ्थ पीरियड में इट्रियम से स्टार्ट होता है और कैडमियम पे ख़त्म होता है। इन द सेम वे सिक्स्थ पीरियड में लिथियम से स्टार्ट होता है और मरकरी पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, ये सारे मैंने जो लिखे हैं ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्या है, ये 3D 4D 5D, ये मैंने क्या लिखा है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ आता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मतलब उनका जनरल कन्फिगरेशन, उनका जनरल कन्फिगरेशन होता है, क्या होता है, तो इनका जनरल कन्फिगरेशन होता है n-1 डी, n-1 डी, और डी पे पावर 1 to 10। अब ये क्या एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद। n s और s पे 1 से लेके 2, ठीक है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो पहली बात तो ये है कि जैसे ये स्कैंडियम हमारा फोर्थ पीरियड में है, तो जो डी ऑर्बिटल्स यूज़ होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो n-1, मतलब अगर पीरियड 4 है, मतलब n अगर 4 है तो जो डी ऑर्बिटल यूज़ होगा वो n-1, मतलब 3d, ठीक है। ऐसे ही अगर फिफ्थ पीरियड है तो एक कम कर दीजिए, 5 में से एक घटा दीजिए तो 4d। ऐसे ही अगर सिक्स्थ पीरियड है तो n हो गया 6, और यहाँ पे जो ऑर्बिटल यूज़ होगा वो होगा 5d, ठीक। मतलब इस ऑर्बिटल की वजह से ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन सब ऑर्बिटल्स की वजह से ये सारे एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है। अब देखिए, और ये ns 1 से लेकर 2, क्योंकि हमको पता है s ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, मतलब या तो एक भी नहीं आ सकता, मतलब 0 हो सकता है, या तो 1 मैक्सिमम 2 आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखा है ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। इसको, अच्छा ये भी चीज़ है कि जैसे एस ब्लॉक का एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो याद हो जाते हैं, ट्रिक भी बहुत सारे होते हैं, मैंने भी बताया था पिछले वीडियो में कुछ, तो उससे याद हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं। तो देखिए, इनको भी याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन मैं बोलूँगा कि इनको ट्रिक से ना याद करें आप, ठीक है। इसको आप इतना प्रैक्टिस कर लें कि ये अपने आप याद हो जाए, और ऐसा होता है जब आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अपने आप याद होगा, ठीक है। जैसे देखिए, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, ये सब चीज़ें, उसके बाद इट्रियम से लेके यहाँ तक कैडमियम तक, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी, एक बार में याद नहीं होगा, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए कि याद हो। अब जो अगला चीज़ है वो आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनका, इन सारों का एटॉमिक नंबर क्या है, सबका अपना अपना एटॉमिक नंबर होगा, अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा। तो क्या होगा, अब कई लोग सोचेंगे कि एटॉमिक नंबर में क्या रखा है, एटॉमिक नंबर तो हमको पता ही है कि स्कैंडियम का 21 होता है, टिटेनियम का इतना होता है, 22 होता है एंड सो ऑन, ठीक है। तो देखिए ये तो बहुत ईजी है कि स्कैंडियम का 21 होता है और इसका 22 और लास्ट में जिंक का होता है 30। लेकिन उसके बाद आता है मेन चीज़ कि अब इसका कितना होगा, इसका कितना होगा और बाकी सबका कितना होगा, ठीक। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से याद रखिए कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, इसका 22, 23 एंड सो ऑन, और लास्ट में जिंक का होता है 30, ठीक है। अब देखिए इट्रियम का कितना होगा, इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हमको स्कैंडियम के एटॉमिक नंबर में 18 ऐड कर देना है। 18 जब हम ये ऐड करेंगे 21 में तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39। तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर हो गया 39, और उसके बाद इसका हो जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है, यहाँ हो गया। उसके बाद इसका कितना होगा, तो देखिए 39 में फिर से 18 ऐड कर दीजिए, तो ये 39 में हमने फिर से 18 ऐड कर दिया, ठीक। तो 39 में जब 18 ऐड करेंगे तो 8 और 16, 1, 17, 7, कैरी 1, 3, 1, 4, 5, 57, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो बहुत इजी है, बहुत सारे लोग याद रखते हैं कि स्कैंडियम से इट्रियम पहुँचना है तो 18 ऐड कर दो, इट्रियम से यहाँ पहुँचना है तो 18 ऐड कर दो, ठीक। और उसके बाद एक एक बढ़ा के लिख दो। लेकिन यहाँ पे एक गलती है, देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है। अब स्टार का मतलब क्या है, अब जनरली आप क्या सोचेंगे कि इसका अगर एटॉमिक नंबर 57 है तो इसका 58 होना चाहिए, इसका 59, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 57 में एक्चुअली हमको एक चीज़ करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसमें 15 हमको ऐड करना पड़ता है, 15। तो 15 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72। देखिए 5, 5, 10, 2, 12, 2, कैरी 1, 5, 6, 7, तो इसका 72, 73, 74, 75, 76, 77 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि 57 एटॉमिक नंबर के बाद जो 58, 59, 60 ये सब वाले जो एलिमेंट है वो कहाँ चले गए। इन सब एलिमेंट को इसके बगल में लिखना चाहिए था, तो इसको फिर इनको क्यों लिखते हैं हम। तो देखिए एक्चुअली जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, पहली चीज़। तो इस वाले एलिमेंट के बगल में जो आना चाहिए वो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट ही आना चाहिए, और ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है भी। लेकिन एक्चुअली 57 के बाद 58 एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट होता है वो एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। इसका मतलब 57 के बाद 58 से लेके और ये कौन 71 तक, मतलब 58, 59, 60, 61, 62 सारे 71 तक, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और उनको हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, उनको हम अलग से यहाँ पे नीचे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन उनका एटॉमिक नंबर इतना ही होता है 58, 59। तो याद रखिएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जब आप लिखने जा रहे हैं तो याद रखिएगा ऐसे हमको लिखना है, ठीक है, कि पहले 4th, 5th, 6th पीरियड, 3 पीरियड में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। 4th पीरियड में स्कैंडियम से जिंक तक, 5th पीरियड में इट्रियम से कैडमियम तक, 6th में यहाँ मरकरी तक, ठीक है। और एटॉमिक नंबर खासकर याद रखिएगा कि स्कैंडियम का 21 होता है, 21 में 18 ऐड करेंगे तो इट्रियम आएगा, और फिर 18 ऐड करेंगे तो ये आएगा, और इसके बाद यहाँ से हमको यहाँ पहुँचना है तो 15 ऐड करेंगे। तो देखिए 2 बार 18 ऐड करना है, फिर 15 ऐड करना है, ठीक है, और बाकी कर लेना है। तो ऐसे हमको एटॉमिक नंबर याद रखना है, ठीक, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी गलती करते हैं। अब देखिए एक छोटी छोटी चीज़ें, अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जैसे ये स्कैंडियम तो 4th पीरियड में है, लेकिन कौन से ग्रुप में है। ग्रुप होता है वर्टिकल वाला, ये तो अब पता ही है सबको। तो ये कौन से ग्रुप में है, हाँ। तो देखिए कैसे पता करेंगे कि ये स्कैंडियम कौन से ग्रुप में है। तो देखिए हमको पता है कि ये डी ब्लॉक के एलिमेंट से पहले एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में टोटल 2 ग्रुप होता है। इसका मतलब ये 3rd ग्रुप होगा, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ठीक है। तो याद रखिएगा उसके बाद 13th वाले ग्रुप से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए ग्रुप नंबर याद होना चाहिए, ठीक है, कि मान लीजिए पूछ रहे आपको कि जो सिल्वर होता है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट होता है। पीरियड तो आपको पता है 5th पीरियड में होगा,
ठीक है, ग्रुप भी आना चाहिए। अब एक चीज़ देखिए, ये होता है 12th ग्रुप, ये होता है 11th ग्रुप, ठीक है। 11th ग्रुप के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, कि द 11th ग्रुप डी block elements, the 11th group D block elements are called coinage elements, COINAGE, coinage elements। तो देखिए 11th ग्रुप मतलब ये कॉपर वाला ग्रुप, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तीनों जो एलिमेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए कॉइन का मतलब ये होता है सिक्का, हमको पता है इन चारों, ये जो तीन एलिमेंट्स होते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इनका हिस्ट्री हमने पढ़ रखा है कि इनका हम जो कॉइन्स यूज़ करते थे, इसलिए इनको कॉइनेज एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए जो 12th ग्रुप होता है, मतलब ये डी ब्लॉक का लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ये वाला, मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। हाँ तो देखिए ये जो 12th ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो देखिए कल मैंने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि जिंक, कैडमियम, मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखते हैं क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। मतलब इन तीनों एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट से रिजेंबल करते हैं, इसलिए इनको हम सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। मतलब ये प्योर ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक। सूडो मतलब होता है नकली, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो ग्रुप 12th वाले ये जिंक, कैडमियम, मरकरी होते हैं, इनको सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब हमको पता चल गया है कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उनका क्या एटॉमिक नंबर होता है वो हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कि इनको बोलते हैं कॉइनेज एलिमेंट्स, ग्रुप 11 वाले को, ग्रुप 12 वाले को बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आते हैं मेन चीज़ हमारा जो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस मतलब अब प्रॉपर्टीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। मतलब एटॉमिक रेडियस का मतलब ये है कि जैसे अभी तक हम थोड़ा बहुत हमको पता है कि जैसे डी ब्लॉक नहीं, जनरली बात कर रहा हूँ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, इनमें हमने देखा है कि जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड आगे बढ़ते हैं, मतलब मान लीजिए स्कैंडियम से हम पहुँच के मैग्नीज पे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये डी ब्लॉक में नहीं होता है लेकिन ऐसा होना चाहिए, यही हमने पढ़ा है आज तक कि जैसे अलोंग द पीरियड हम बढ़ते हैं, ऐसे आगे बढ़ते हैं, तो जो एटॉमिक रेडियस होता है, मतलब एटॉमिक साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, छोटा होते जाता है। और अगर ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, ठीक। ये सब रीज़न हमको पता है कि अगर ग्रुप में नीचे बढ़ते हैं तो ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इंक्रीज़ होता है तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। अगर पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता है, उसकी वजह से एटॉमिक साइज़ छोटा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे जैसे हम अगर अलोंग द पीरियड बढ़ेंगे आगे, तो ऐसा नहीं है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा छोटा ही होगा, कभी छोटा होगा, कभी बड़ा होगा, कभी कुछ नहीं होगा, ठीक। तो क्वेश्चन ये है कि अब इसको हम कैसे समझें। तो देखिए इसको समझने के लिए हमको दो चीज़ समझना पड़ेगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर उसको जेड इफेक्टिव बोलते हैं, और दूसरे को स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली ये जेड इफेक्टिव क्या होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। वो अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझ पाएंगे एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को, कि मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एटॉमिक रेडियस घटता है कि बढ़ता है जब हम अलोंग द पीरियड आगे जाते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट को कभी कभी शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ तो देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने के लिए पहले हमको एक चीज़ कंसीडर करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि कोई एक एटम है,
ठीक, कि लेट देयर इज अ एटम, किसी भी एलिमेंट का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। तो ये मैंने उसका जो ऑर्बिट्स है उसको ड्रॉ किया है। तो मान लेते हैं ये एक एटम है, उसके थर्ड ऑर्बिट या किसी भी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इस एटम का मान लेते हैं एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको क्लास 11 में पढ़ाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और जो न्यूक्लियस होता है इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, तो जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है वो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स की जो वैल्यू होती है वो हम कूलम्स लॉ से निकालते हैं कि K, ठीक है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे पास कोई दो चार्ज है, चार्ज बॉडीज़ है, उनके बीच का डिस्टेंस अगर r है तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा जिसको बोलेंगे K। अगर हम इस फॉर्मूला को यहाँ पे लगाएं तो देखिए F इज इक्वल टू K, तो K ही रहेगा। Q1 मतलब चार्ज 1, तो चार्ज 1 कोई भी मान लेते हैं, हम मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसको 1 मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं, Q1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे E आ गया, यहाँ पे Q2 मतलब न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज है, तो न्यूक्लियस के ऊपर Ze चार्ज होगा। क्यों Ze चार्ज होगा, क्योंकि देखिए न्यूक्लियस में तो उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं जितना इस एटम का एटॉमिक नंबर है। तो मान अभी तो हमको पता नहीं है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, तो हम इसका एटॉमिक नंबर हमने माना है Z, तो जो यहाँ पे चार्ज होगा वो कितना होगा Ze, तो E इंटू Ze अपॉन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू हो गया K ZE स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस फोर्स से ये जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और करना चाहिए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है और ऐसा पता चला बाद में हमको कि जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है वो फोर्स इस F से कम होता है। इसका मतलब जिस फोर्स से ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो ये जो F की वैल्यू होनी चाहिए असली में उससे कम होता है। और ये जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है इसको ही बोलते हैं Z इफेक्टिव, इसको ही बोलते हैं Z इफेक्टिव, इसको ही बोलते हैं Z इफेक्टिव। इसका मतलब ध्यान से समझिएगा कि देखिए एक्चुअली में इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स से खींचना था, अट्रैक्ट करना था, ठीक है। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से, किस रीज़न की वजह से अभी हम देखेंगे, कुछ रीज़न की वजह से देखा गया ऐसा प्रैक्टिकली कि कुछ रीजंस की वजह से जो फोर्स लगना चाहिए वो एक्चुअली में उतना नहीं लगता, उससे थोड़ा सा कम लगता है। और वो जो फोर्स अब जो कम वाला फोर्स जो अब लगता है उसी फोर्स को हम बोलते हैं Z इफेक्टिव फोर्स, ठीक है, समझ गए। और Z इफेक्टिव हमेशा जो असली में फोर्स लगना चाहिए उससे कम होता है, पहली चीज। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, अब क्वेश्चन ये है कि क्यों जो फोर्स लगना चाहिए, मतलब लगना चाहिए था F फोर्स लेकिन लगता है उससे कम, जिसको Z इफेक्टिव बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्यों फोर्स जो लगना चाहिए था उससे कम लगता है। तो आइए समझते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को इस पे F फोर्स लगाना था, मतलब लगना इतना फोर्स चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में और भी बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं। जैसे देखिए इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में ये ऑर्बिट दो ऑर्बिट है, और इन ऑर्बिट्स में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि जो इस न्यूक्लियस और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन मतलब कि ऐसे समझ लीजिए ऑब्स्टेकल मतलब होता है रुकावट, ठीक। मतलब इसको, ये न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स लगाना चाहिए था वो फोर्स एक्चुअली क्या होता है, यहाँ ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वजह से वो फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी इफेक्ट को बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो याद रखिए कि न्यूक्लियस को एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए था F, लेकिन उस फोर्स से वो कम फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को Z इफेक्टिव बोलते हैं। और ऐसा क्यों होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो जो
बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस वाले इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये, तो देखिए क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे कि एक्चुअली स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में अंतर क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से सुनिए। इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फोर्स लगाना चाहिए था, जिस फोर्स को हम F बोलते हैं, लेकिन ये वो उतना फोर्स F नहीं लगा पाता है, वो एक उससे कम फोर्स लगाता है जिसको हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव, या फिर इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मतलब जो कम वाला फोर्स है उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ये कम फोर्स क्यों लगाता है, तो वो शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, तो वो होता है कि जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सील्ड कर देते हैं या स्क्रीन कर देते हैं या फिर प्रोटेक्ट करते हैं इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक, मतलब इन बीच वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है, ये इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाता है। क्वेश्चन अब ये है कि मान लीजिए मैं दो केस देता हूँ कि एक बार इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। ठीक है, और एक बार इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कहाँ ज़्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है जहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, इसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, और ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इसका मतलब ज़्यादा, ध्यान समझिएगा, ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस अब और कम फोर्स से इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन आता है कि ध्यान से देखिएगा, जितना किसी एटम या फिर किसी का भी जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उसमें होगा, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, उतना कम जेड इफेक्टिव होगा। ठीक है, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है कि वो कम वाला फोर्स। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि वो इफेक्ट जिसकी वजह से फोर्स कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है जितना ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही जेड इफेक्टिव कम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव कम होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा बहुत सारी चीज़ें। अब क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए मैं बोलूँ आपको कि कोई एक एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है 3d में और एक है 4d में। एक इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में है, एक इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में है। बताइए मुझे, ध्यान समझिएगा, बताइए मुझे कि किसमें जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। ठीक, तो ध्यान समझिए, 3d वाले का मतलब क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, 4d का मतलब क्या है, ये न्यूक्लियस से थोड़ा और दूर है इसके कंपैरिजन में। अच्छा, न्यूक्लियस और 3d के बीच में कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूक्लियस और 4d के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा। ज़्यादा स्क्रीनिंग मतलब ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, वो ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे तो जो ये फोर्स इस पे लगाएगा वो कम होगा। इसका मतलब जेड इफेक्टिव 3d और 4d में ज़्यादा किसका होगा, 3d का। 4d का जेड इफेक्टिव कम होगा, नॉर्मल सी बात है। देखिए फिर से इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप खुद से इसको वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से इसको समझिएगा। ठीक है, ऐसे मैं पूछूं, बताइए 1s और 2s। ठीक है, कि मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन 1s में है, कोई एक इलेक्ट्रॉन 2s में है, ज़्यादा जेड इफेक्टिव किसका होगा, तो नॉर्मल सी बात है 1s पास में न्यूक्लियस के, 2s थोड़ा दूर है। न्यूक्लियस और 2s के बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ स्क्रीनिंग ज़्यादा होगा, तो यहाँ जेड इफेक्टिव कम होगा। मतलब जेड इफेक्टिव कहाँ ज़्यादा होगा, 1s में। तो यहाँ से एक चीज़ हमको समझ में आ गया, 1s में जेड इफेक्टिव ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ से हमको एक चीज़ समझ में आता है कि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा, मतलब उतना ज़्यादा बीच में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो उतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, और जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग होगा उतना ही कम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब जेड इफेक्टिव। इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि मोर द डिस्टेंस
from nucleus, more will be screening and thus less जेड इफेक्टिव। ठीक है, देखिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है जो भी मैंने बताया। कि जो अभी तक हमने ये सब पढ़ा है अब उसको मैं फॉर्मूले के फॉर्म में लिखता हूँ। तो देखिए मैं लिखूँगा यहाँ जेड इफेक्टिव मतलब जो फोर्स असली में लग रहा है दैट इज इक्वल टू, तो देखिए जो फोर्स असली में लग रहा है वो कब आ रहा है, तो जो एक्चुअल में फोर्स होना चाहिए मतलब एफ या फिर इसी को बोलेंगे जेड, जो एक्चुअल में फोर्स होना चाहिए उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तभी तो ये फोर्स आ रहा है। देखिए ध्यान सुनिए, लगना चाहिए था एफ लेकिन एक्चुअली लग इतना नहीं रहा है, इससे कम लग रहा है। तो इससे कम तब लग रहा होगा जब इस फोर्स में कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, और वो सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फोर्स ही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से चेंज आ रहा है वही तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ लिखते हैं और इसको ही बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, सिग्मा, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो याद रखिएगा जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। और बाकी चीज़ें जो भी मैंने समझाया है वो याद रहना चाहिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ें हमने पढ़ा है इसका इस चैप्टर में क्या यूज़ है। जो डी ऑर्बिटल वाला हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सॉरी डी ब्लॉक वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें क्या यूज़ है। तो देखिए अब हम देखते हैं। तो देखिए अब हम समझ पाएंगे कि जब हम अलोंग द पीरियड जाते हैं आगे तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है कि घटता है। तो ध्यान से देखिए, ये है, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ कि ये हमारा स्कैंडियम है, ये टिटेनियम है, ये वेनेडियम है, ये क्रोमियम है, ये हमारा मैंगनीज़ है, ये कोबाल्ट है, मैंगनीज़ आयरन, सॉरी स्कैंडियम को मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल, ये हमारा कॉपर है और ये हमारा जिंक है। ध्यान से देखिए, हम जब इसको ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे तो हमको पता है कि 3D में इसके 1 आएगा, इसके 3D में 2 आएगा, इसके 3D में 3 आएगा, इसके 3D में आना तो चाहिए था 4, आना चाहिए था 4, लेकिन एक्चुअली याद करिए क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने पढ़ा है कि क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर ये एक्सेप्शन होते हैं, ये वो अबाउ प्रिंसिपल ये सबको फॉलो नहीं करते हैं ये। ठीक है, इन सब के अकॉर्डिंग ये काम नहीं करते हैं, ये एक्सेप्शन होते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए था 4 लेकिन यहाँ पे होगा 3D5, और ऐसे ही मैंगनीज में तो 3D5 होगा ही। ठीक है, यहाँ होगा 3D6, यहाँ होगा 3D7, यहाँ होगा 3D8। अब देखिए कॉपर में होना चाहिए था 3D9 लेकिन होता है इसमें भी 3D10। क्यों होता है, तो उसके लिए आप एक बार ये एक्सेप्शन स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर क्लास 11 देखिएगा, और जिंक में तो 3D10 होगा ही। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जब हम, ध्यान से देखिए, स्कैंडियम से लेके और मैंगनीज तक, ध्यान से समझिएगा, जब हम स्कैंडियम से मैंगनीज की तरफ बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस जो है वो घटता है। अब क्वेश्चन ये है डिक्रीजेस, क्वेश्चन ये है कि क्यों घटता है, क्वेश्चन ये है कि क्यों घटता है। तो देखिए इसका सिंपल सा रीज़न है कि स्कैंडियम से जब हम मैंगनीज की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक, तो इन स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन सब में मान लीजिए मैंने इनका एटम बनाया, ठीक है, यहाँ ड्रॉ किया, ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखा है कि यहाँ पे देखो एक होता है जेड इफेक्टिव, एक होता है जेड इफेक्टिव और एक होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, इन पांचों एलिमेंट में जो जेड इफेक्टिव होता है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज़्यादा होता है। मतलब इन पांचों एलिमेंट में जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको वहाँ उसके और न्यूक्लियस के बीच में, उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो एक्चुअल में फोर्स लगना चाहिए वो तो फोर्स एफ लगना चाहिए, लेकिन कुछ स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, कुछ स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है या शिल्डिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, लेकिन
यहाँ पे जो सिग्मा होता है वो बहुत कम होता है, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव मतलब जो न्यूक्लियस इस पर फोर्स लगा रहा है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इमेजिन कीजिए, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस पर ये फोर्स एफ लगाना चाहिए, हाँ एफ से थोड़ा कम लगाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे कम है। तो फोर्स ये ज़्यादा लगा रहा है, इसकी ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये जो एटम है इसका साइज छोटा होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ज़्यादा। ठीक है, तो स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक जो इफेक्टिव जेड इफेक्टिव होता है, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो ज़्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से। दैट्स वाई इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। ठीक है, इनका साइज़ और छोटा होते जाता है। लेकिन आयरन और कोबाल्ट, आयरन से जब हम कोबाल्ट पे ऐसे बढ़ते हैं तो अब इन दोनों का साइज़ ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है अब ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इन दोनों के केस में जेड इफेक्टिव बराबर हो जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के, जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। ठीक है, और जब हम निकल से लेके जिंक तक जाते हैं, निकल से लेके जिंक तक जाते हैं, तो अब होता है हमारा एटॉमिक रेडियस जो होता है वो इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? क्योंकि अब जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि वो इफेक्ट जो न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच के अट्रैक्शन को कम कर रहा है। तो अट्रैक्शन को कम कर रहा है तो इसका मतलब ये है, अट्रैक्शन को कम कर रहा है मतलब ये अब वीकली अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब अब इसका एटॉमिक साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा निकल से लेके जिंक तक एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। जिसको ये सब समझ में नहीं आया फिर से रिपीट करें वीडियो, फिर से देखें। फिर भी ना समझ में आया तो सिंपल रट ले कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है यहाँ पे वो बहुत कम होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, क्यों यहाँ कम होता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कम है, यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो है, तो इनकी वजह से जो ये जो मतलब एक तरह से सील्डिंग जो सील्ड जो ये प्रोटेक्ट करते हैं वो कम कर पाते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एटॉमिक साइज ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों लगभग बराबर होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, अब जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है अब वो बहुत ज़्यादा होने लगता है। क्यों ज़्यादा होने लगता है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो वो प्रोटेक्ट करने लगते हैं आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा, तो ये अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, तो साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। होप्स हो कि समझ में आया। मुझे पता है कि ये वाला थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फिर से 2-3 बार इसको पढ़िए, बुक में भी थोड़ा सा खोजिए स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव के बारे में और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।